हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल का सेट नंबर 12 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक हो चुका है। इसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ 150 नंबर का मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, आप चाहे तो वहां से लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं दोस्तों। 1, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? बताइएगा। सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। कौन था? सातवाहन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में किया था। मौर्य वंश के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल जो है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक रहा है। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में सातवाहन उभरा है। सातवाहन की स्थापना सिमुक ने किया था, याद रखिएगा, सिमुक ने किया था। सातवाहन की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, इसका राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठान, ठीक है। सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक गौतम पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया था? रामावतारम कंबन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिल साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? चोल काल को कहते हैं, ठीक है। चोल काल को जो है तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। कुछ तमिल पुस्तक देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में जीवन चिंतामणि का लेखक कौन है? तिरुकदेवर। कुरल का लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। और रामावतारम का लेखक कंबन। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? स्वयं को दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात करते हैं तो 1296 से 1316, ठीक है। 1296 से 1316। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहा था, ठीक है। इनके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नकद वेतन, अस्थायी सेना का नींव रखा था, मूल नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, सीरी के किला का निर्माण करवाया था। ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था। दीवान मुस्तक खराज जो है एक वित्त विभाग था, इसका स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया था? दिल्ली प्रस्ताव 1927 में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता दिल्ली में मिले और मुस्लिम की मांग के लिए 4 प्रस्ताव रखे थे, ठीक है। इसी को दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कथा निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, ये सभी जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा फोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो 1565 में हुआ था। लाहौर फोर्ट की स्थापना 1566 में, इलाहाबाद फोर्ट की स्थापना जो है 1583 में हुआ था, ठीक है। अकबर द्वारा जो है 1564 में जाजिया कर को समाप्त भी किया था। मांसाबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर ने 1574 में किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था तथा इलाही संवत का शुरुआत अकबर ने 1583 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो पहले राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग को नियुक्त किया गया था। यह आयोग ने 1956 में, ठीक है, 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? बताइएगा। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंदुसार। कौन सा होगा दोस्तों?
शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटा करके मगध पर नाग वंश के एक नए नींव डाली थी। इन्होंने अवंती और वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को स्थापना किया था। ठीक है, वैशाली को। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः जो है पाटलिपुत्र में ले आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। अकबर के द्वारा बिहार में प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो अपनी राजधानी रोहतास में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, तो अकबर का राज्याभिषेक जो है 1556 में कलानौर में हुआ था। इसका शासनकाल जो है 1556 से लेकर के 1605 तक रहा है। 1556 से 1605। अकबर के संरक्षक की बात करते हैं तो बैरम खां थे, बैरम खां, तथा अकबर के सेनापति मानसिंह थे। अकबर के सेनापति मानसिंह। अकबर की मृत्यु जो है 1605 में अकबर के निकट सिकंदरा में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? सिकंदरा में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की ओर। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में कौन थे? तो पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय जो है बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों का पराजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। कहता है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस थे। ठीक है। कहता है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी सही दोस्तों। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है? तो 10% आरक्षण का प्रावधान जो है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो है सिन्हा आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा, सिन्हा आयोग के सिफारिश के आधार पर। 101वां संविधान संशोधन का संबंध जो है जीएसटी से है। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन का संबंध जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन की आरक्षण को समाप्त करने से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। श्वेत जिला परिषद एडीसी की स्थापना की गई थी। श्वेत जिला परिषद की स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे दोस्तों? शपथ या फिर प्रतिज्ञान से? शपथ। ठीक है। प्रथम अनुसूची का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। संघ और राज्य क्षेत्र से है। अगर 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची का संबंध जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। ठीक है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो 22 भाषा का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। 13 कहता निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली नदी का सही क्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा दामोदर, उसके बाद महानदी, उसके बाद कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर दामोदर नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम जो है झारखंड के छोटानागपुर पठार के पलामू पहाड़ी से होता है। ठीक है, झारखंड के छोटानागपुर पठार के पलामू पहाड़ी से होता है। अगर कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है, जिसका उद्गम जो है महाबलेश्वर के पास से होता है। महाबलेश्वर के पास से होता है। ठीक है। कृष्णा नदी के सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन हो जाएगा? कोयना हो जाएगा, तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा,
घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये सभी जो है कृष्णा के सहायक नदी है। अगर महानदी की बात करते हैं दोस्तों, तो महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के सिहवा से होता है। ठीक है, रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ में सिहवा क्षेत्र से होता है, याद रखिएगा, सिहवा क्षेत्र से। इसका सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन सा हो जाएगा? शिवनाथ, शिवनाथ, मांड, जोक, हसदेव, मांड, जोक, हसदेव, ईब, तेल, ये सभी जो है महानदी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। बताइएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1855 से 56 में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं तो 1772 से 82 तक में हुआ था। ठीक है, बेलौर विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों 1806 में, और कोल विद्रोह की बात करते हैं तो 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है, तो आप मिलान कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिएगा, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था मध्यम वर्ग जो है, 1857 वर्ग के लोग समर्थन किया था, ये जो है गलत है। 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं किया था, ये सही है। ठीक है, मध्यम वर्ग जो है 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं किया था। देशी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्वकर्ता जो है बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे। कानपुर से कौन किया था? नाना साहेब, और नेतृत्वकर्ता जो है तात्या टोपे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद से जो है लियाकत अली, और इधर जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से जो है मौलवी अहमुल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की ओर। किस किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? बताइएगा, राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल, प्रांतक प्रथम, नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा? राजेंद्र चोल हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों, कौन था? विजयालय है, विजयालय। ठीक है, इसकी राजधानी जो है तंजौर या फिर तंजावुर था। सर्वाधिक चोल साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में जो है सर्वाधिक चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल की उपाधि भी धारण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सांसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? बताइएगा, तो चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 54 के तहत होता है, और पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कथा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा सुलेमित है? NW1 प्रयागराज से हल्दिया, ये बिल्कुल सही सुलेमित है दोस्तों। ठीक है, कथा NW2 सदिया से धुबरी, ये भी सही है। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कुछ जलमार्ग के नाम देख लेते हैं, उसका कहां से कहां तक है, जो इसका लंबाई भी देख लेते हैं। NW1 जो कि सबसे लंबी है, गंगा और हुगली में स्थित है दोस्तों। यह प्रयागराज से हल्दिया की ओर चलता है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक है। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया से धुबरी तक। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। NW4 जो है काकीनाडा से मरकानम तक है, और NW5 जो है तालचर से धामरा तक है। NW6 कहां से दोस्तों? लखीपुर से भागा तक स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 की ओर आते हैं। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक के पठार
सॉरी धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक रूपांतरण चट्टानों से बना। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन के पहाड़ी तथा ब्रह्मागिरी पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा महाराष्ट्र में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सेकेंड दोस्तों, भाग गया। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर का शुरुआत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को रखा गया था। बंबई के ग्वालियर टैंक में रखा गया था। इसका शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। 9 अगस्त 1942 के शुरुआत में ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा साइमन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों। इसका गठन 1927 में हुआ था। अब भारत जो है 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 23, किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम हून आक्रमण हुए थे? किससे लगता है पता? तो भीतरी स्तंभ लेख से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के हून के आक्रमण को विफल कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, ठीक है, या फिर पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण मजूमदार कर रहा था। ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गया था, मतलब मिलन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसका अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट कर रहा था। एनी बेसेंट। अगर पूछेगा दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? कांग्रेस की पहली बार एक भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा इलाहाबाद अधिवेशन 1921। इसका अध्यक्षता जो है पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहा था। पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन है? कानपुर अधिवेशन 1925, जिसका अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू कर रहे थे। ठीक है, सरोजनी नायडू कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान भीटली आयोग का उद्देश्य क्या था? भीटली आयोग का उद्देश्य श्रम की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट करना और सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइएगा। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत जो भारत में है 42% के लगभग है। ठीक है, इसका फैलाव सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों में है। इस मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का अभाव होता है। ठीक है, काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो काली मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, और लाल मिट्टी का लाल रंग जो है लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय भाग को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर पंजाब हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सिंधु और सतलज तक है। सिंधु और सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय का विस्तार है। नेपाल हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो काली नदी से लेकर के जो है तीस्ता नदी तक जो है इसका विस्तार है। अगर असम हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह असम के तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है इसका विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति जो है कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और मिनिकॉय द्वीप ये सभी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रवाल भित्ति, जिसे मूंगा का चट्टान भी कहा जाता है, समुद्र के भीतर एक बनी संरचना है जो छोटे समुद्री जीव प्रवाल के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 29 की ओर।
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। घटती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा क्या होता है? ह्रास होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनती है? तो पर्यावरण जो है जैविक संघटक, अजैविक संघटक, ऊर्जा संघटक, ये सभी से जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। ठीक है। विश्व का छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं विश्व का छत। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? करा सितार वाद्य यंत्र से जो है पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों? तबला वादक से है। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी वादक से है। अहमद अली खां का संबंध जो है सरोद वादक से है। कुछ अन्य नाम देख लेते हैं दोस्तों, देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। पंडित रविशंकर सितार वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, और अमजद अली खान सरोद वादक, बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, विष्णु गोविंद या फिर एन राजन वायलिन वादक हैं, एस बालचंद्रन बीना वादक हैं, भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, उस्ताद रहमान खां गोपाल दास और छत्रपति सिंह पखवाज वादक हैं, उस्ताद सादिक अली खां असद अली खां ये रुद्र बीना से संबंधित है, ठाकुर भिकम सिंह और पालधार रघु मृदंग से संबंधित है, उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी से है। याद रखिएगा, आप जो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा या फिर पीडीएफ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 33 की ओर। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रारंभ में जो है टोटल 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। इस तरह से वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया है दोस्तों? वर्तमान में 6 हो गया है और प्रारंभ में 7 प्रारंभ में था। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वर्णन जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो मुख्य कानूनी सलाहकार जो है भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। ठीक है। अब एक है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 124 का तहत होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिक को संवैधानिक निराकरण के अधिकार उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध मौलिक अधिकार कौन कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 और 29 और 31। ये सभी अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 2025 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि के रूप में जो है त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थे। इस सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वे निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नहीं था? तो वह जो है झारखंड के जो है राज्यपाल नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी मेघालय, बिहार और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। राज्यपाल का नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान का अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का कितना % रहा है?
तो राजकोषीय घाटा का 4.4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ का था, जो कि जीडीपी का जो है 4.4% है। अगर राजस्व घाटा की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल कितने खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो 2024 में जो है 2024 में टोटल 4 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, डी गुकेश का ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश का संबंध किससे है? शतरंज से है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह, जिसका संबंध हॉकी से है। तब प्रवीण कुमार का संबंध जो है पैरा एथलीट से है। मनु भाकर का संबंध किससे है? शूटिंग से। ये सभी 4 खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। अगर यही अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2024 में टोटल 32 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है जेनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर कुछ गेम देख लेते हैं दोस्तों। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जो 25 में हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो पुरुष एकल में जेनिक सिनर जो कि इटली खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में मेडिसन कीज जो कि यूएसए खिलाड़ी हैं। ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज स्पेन की खिलाड़ी हैं, महिला एकल में कोको गॉफ अमेरिका खिलाड़ी हैं। विंबलडन की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष एकल में जेनिक सिनर इटली खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में इगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अमेरिकी ओपन की बात कर लेते हैं, तो पुरुष में कार्लोस अल्काराज और महिला में आरियाना सेबलेंका जो कि बेलारूस के हैं। इस तरह से याद रखिएगा, आप एक बार जो पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 2028 का आयोजन जो है लॉस एंजलिस में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032, ये तो 34वां था दोस्तों 2028 वाला। अगर 35वां ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो इसका जो है ये 2032 में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है। अगर 25वां शीतकालीन की बात करते हैं तो इसका आयोजन 2026 में मिलान में होगा। ठीक है। अगर 26वां शीतकालीन की बात करते हैं तो इसका आयोजन 2030 में कहाँ होगा दोस्तों? फ्रांस में होगा। अगर 27वां ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो उसका आयोजन 2034 में यूएसए में होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मालदीव का जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 वैश्विक पर्यटन राजदूत। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन पटना के किस शहर में किया गया? तो पटना का जो है विक्रम में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले महेंद्र सिंह धोनी जो है 11वें खिलाड़ी हैं, 11वें क्रिकेटर हैं। वर्ष 2025 में टोटल 7 खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पदक का खिताब किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? किसको दिया गया है दोस्तों? रोहिणी ग्राम पंचायत को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के धुले जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसमें जो है 1.45 जो है लाख को आवेदन को इस पुरस्कार हेतु जो है 1.45 लाख आवेदन को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर स्थित है? तो आर्च पुल जो है चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस पुल की ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो 359 मीटर है, यानी कहने का मतलब जो हुआ ये फील टावर से भी अधिक ऊंचा।
अगर आर्च ब्रिज की लंबाई की बात करते हैं तो इसका लेंथ हो जाएगा 467 मीटर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 की ओर। हाल ही में राजस्थान के किस गांव को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो रामसर साइट के रूप में जो है, रामसर साइट के रूप में मेन्नार और खीचन को जो है घोषित किया गया है। अगर रामसर साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में रामसर की साइट की संख्या 94 हो चुका है। ठीक है, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही जो है एक और रामसर साइट घोषित किया गया है। अच्छा, बिहार में हाल फिलहाल में 3 रामसर साइट घोषित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? पहला तो है गोकुल झील, ठीक है, गोकुल जलाशय। दूसरा है उदयपुर झील, उदयपुर झील। और तीसरा एक बना है हाल फिलहाल में, गोगा बिल, ठीक है, गोगा बिल। ये हम नवंबर तक की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, नवंबर तक में, ठीक है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा बिल, ठीक है। इस तरह से जो है टोटल 94 रामसर साइट हो चुका है। सबसे अधिक रामसर साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, टोटल 20 रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल में हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो है रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था? तो हस्ताक्षर जो है 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय, इसका तो आंसर हो जाएगा डी ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा यूएसए, दूसरा स्थान पर चीन हो जाएगा, और तीसरा स्थान पर जो है जर्मनी हो जाएगा, और पांचवा स्थान कौन हो जाएगा दोस्तों? अपना भारत हो जाएगा। पांचवा स्थान जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 की ओर। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 अप्रैल 2025 को छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसका उद्देश्य जो है बिमस्टेक के बीच व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना। छठे बिमस्टेक सम्मेलन का विषय जो है बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है। बिमस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1997 में हुआ था। इसमें टोटल जो है 7 देश शामिल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 50। जनवरी 2025 में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने पदभार संभाला है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान का अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। कहता निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? कहता कोलाइड एक बीज समांगी मिश्रण है। सही है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज के प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। ये जो है गलत है। ठीक है, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये भी सही है। वायु बल लगने पर भी अस्थिर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोलाइड कण के आकार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आकार जो है 10⁻⁵ से 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। ये जो हम इसका व्यास की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेशन क्यों किया जाता है? बताइएगा। एडी करंट को हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि भंवर धारा यानी एडी करंट के कारण होने वाले ऊर्जा की हानि को कम किया जा सके। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है दोस्तों? वोल्टेज को घटाना, बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो फिलर के रूप में जो है ग्लिसरॉल काम नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की ओर। किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है? तो अधिकतम संख्या का सूत्र, एक सेकंड दोस्तों, 2n²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55। दो परमाणु के समस्थानिक कहा जाता है यदि कहता समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु संख्या समान हो, अर्थात स्थान समान हो। तो परमाणु संख्या तो समान यहाँ पर है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक होता है दोस्तों समभारिक, जिसका भार समान होता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान समान होता है।
परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो, इसे कहते हैं समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। एक होता है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का शुरुआत की बात करते हैं 1970 में हुआ था। भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था जो दोस्तों? तो 16 जुलाई 1965 को हुआ था भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। नॉर्मल बोरोलॉग को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? 1970 में मिला था। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? नॉर्मल बोरोलॉग को कहते हैं। बताइएगा दोस्तों, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉड ने प्रयोग किया था। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? नीली क्रांति का संबंध मछली से संबंधित है। ठीक है, मछली से। और एक है दोस्तों काली क्रांति, जिसका संबंध जो है पेट्रोलियम से है। ठीक है, एक होता है दोस्तों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। निम्नलिखित में किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? बताइएगा। नाभिक, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सभी। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने 1955 में किया था। ठीक है, डी डुबे ने 1955 में किया था। लाइसोसोम एक झिल्लीबंद अंगक है जो कोशिका के भीतर पाचन और अवशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58, जनित्र या जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है दोस्तों, विद्युत को यांत्रिक में, ये गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 की ओर। कहता है कौन सा सत्य है? कहता है हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। ये गलत है दोस्तों। हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल है दोस्तों। ठीक है, बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सही है। पिनाक रॉकेट है, ये भी सही है। चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक असत्य हो जाएगा। मिलान करने के लिए कह रहा है, कहता होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है कौन हो जाएगा? डेनिस गेबोर। विद्युत अपघटन का नियम फराडे ने दिया था। शीतलन का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। और दाब का नियम जो है पास्कल ने दिया था। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइएगा। एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? कहता है थायमिन। थायमिन से बेरी बेरी होता है, सही है। विटामिन ए से वर्णांधता होता है। कहता है विटामिन ए से वर्णांधता होता है, जो कि गलत है दोस्तों। क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी होता है, जिसे हम लोग रेटिनॉल भी इसका रासायनिक नाम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विटामिन के से रक्त का जमना, ये भी सही है। कुछ विटामिन का नाम देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, इसे रतौंधी होता है। विटामिन B1 इसे थायमिन के नाम से जानते हैं और इसे बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 इसे रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसके कारण त्वचा का रूखापन होता है। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन, इससे होने वाला रोग क्या है दोस्तों? पेलाग्रा रोग। B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, इससे होने वाला रोग जो है मंद बुद्धि होना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण बताइएगा। पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीनियल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में स्थित मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा है? जैसे में हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। एक है थायराइड ग्रंथि, अधिब्री ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरह का जो ग्रंथि है, जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार बैटिंग और बेस्ट ने किया था। ठीक है, इसका आविष्कार जो है बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में किया था। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं दोस्तों। तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीका का खोज किया था। चेचक के
टीका का खोज जो है 1796 में किया था। अगर रोनाल्ड रोज की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है मलेरिया परजीवी की खोज किया था, मलेरिया परजीवी का खोज किया था। वाटसन और क्रिक की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है बताइएगा? कथा हैजा बिब्रियो क्लोरी से होता है, सही है। कोढ़ या कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये भी सही दोस्तों। टिटेनस जो है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, ये भी सही है। फ्लैग जो है हीमोफिलस पार्टूसिस से होता है, ये गलत है। फ्लैग जो है हीमोफिलस सॉरी फ्लैग जो है बैसिलस पेस्टिस से होता है, किससे होता है? बैसिलस पेस्टिस से होता है। कुछ रोग का नाम देख लेते हैं, जैसे हैजा बिब्रियो क्लोरी, कोढ़ या कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, टिटनस क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। फ्लैग रोग जो है बैसिलस पेस्टिस से होता है। काली खांसी जो है हीमोफिलस पार्टूसिस से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। और इधर जो है क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। निमोनिया रोग जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनिस होता है। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल जो है थाइलोफाइटा के पौधों के कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह की बात करते हैं तो थाइलोफाइटा ही है। इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। थाइलोफाइटा में संवहन उत्तक भी नहीं होता है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों शैवाल के अध्ययन क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? तो मधुमेह जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से जो है मधुमेह नामक रोग होता है। अगर इंसुलिन के अति स्रावन होता है तो इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, ग्लाइसीमिया नामक रोग होता है इंसुलिन के अधिक स्राव से। इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय के लैंगरहेंस द्वीप के बिट्टा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज की बात करते हैं दोस्तों, तो बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में किया था। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। क्लोरोकाइमा क्लोरेन काइमा बने होते हैं। तो क्लोरेन काइमा जो है एक मृदुतक उत्तक के द्वारा जो है बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरेन काइमा मृदुतक के बना होता है। क्लोरेन काइमा पौधे में पाया जाने वाला एक प्रकार का पैरेनकाइमा उत्तक है, जिसे क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरेन काइमा का कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण की कार्य अवधि के द्वारा स्टार्च का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 68। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो एनीमिया जो है आरबीसी के कमी से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरबीसी को जो है इरिथ्रियोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रियोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी के निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है तथा इसका भ्रूण अवस्था में निर्माण जो है यकृत और प्लीहा में होता है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इसका परमाणु संख्या जो है 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 1.008 होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। 70 में क्या करा है दोस्तों? कहता सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता क्लोरीन 2 परमाणु एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे, सही है। सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। कहता इन यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ये भी सही दोस्तों। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 की ओर। क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? बताइएगा। रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है?
तो गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद की गति के विपरीत दिशा में आरोपित होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, सही है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे की ओर बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 74 की ओर। हल्का सा कटा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कहता अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग जो है, कहता इन तरंगों में माध्यम का कण और तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? द्रव्यमान का, वस्तु के द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।